नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमालय क्लासेज में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृषि रसायन एवं पर्यावरण प्रदूषण के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में। और ये जो चैप्टर है वो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 9वां चैप्टर है, जिससे 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी सर्वाधिक अंक वाला जो प्रश्न है वो यही पार्ट है जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। इस चैप्टर में 3 तरह के प्रश्न आएंगे, 1 अंक वाले, 1.5 अंक वाले और 3 अंक वाले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 अंक वाले प्रश्नों की। जैसे पहला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति कब हुई? तो ये हुई थी वर्ष 1966-67 में। दूसरा प्रश्न है, डीडीटी नामक प्रथम कीटनाशी को किसने खोजा? तो ये खोजा था डॉक्टर पॉल मूलर ने। इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि प्रथम खोजा गया कीटनाशी रसायन कौन सा है? तो उसका उत्तर होगा फिर डीडीटी। तीसरा प्रश्न है कि नहीं 4 जैविक कीटनाशियों के नाम लिखिए। तो इसमें आ जाएगा नीम, ट्राइकोडर्मा, बैसिलस तुरंजिएसिस एवं एनपीवी। आगे हम बात करें चौथा प्रश्न, तो ये है भारत में प्रतिबंधित कि नहीं 2 कीटनाशियों के नाम लिखिए। यानी ऐसे कीटनाशी जो भारत में उपयोग बंद है, जैसे एल्ड्रेन और हेप्टाक्लोर। आगे बात करें प्रदूषक किसे कहते हैं? प्रदूषक किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ अथवा कारक जो पर्यावरण में विभिन्न घटकों को प्रभावित करते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। वे पदार्थ अथवा कारक जो पर्यावरण में विभिन्न घटकों को प्रभावित करते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। डीडीटी एवं बीएचसी किस प्रकार के प्रदूषक हैं? तो यह है अनिम्नीकृत प्रदूषक। कैसे प्रदूषक हैं ये? अनिम्नीकृत प्रदूषक। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार धातु है? तो यह है सीसा, पारा और कैडमियम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, सीसा, पारा और कैडमियम। अगला प्रश्न है, जल में फ्लोराइड की संतुलित मात्रा मानी गई है? तो यह 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर। कितना? 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी का कारण है? तो इसका कारण है जल में नाइट्रेट की अधिकता। जब जल में नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो मनुष्यों में ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। अगला है, मनुष्यों में प्रदूषित जल से कौन सी बीमारियां होती हैं? तो इसमें एक तो हैजा है, एक पेचिस है, एक टाइफाइड है और एक एस्केरियासिस है। अगला प्रश्न है, PM 2.5 किसे कहते हैं? PM 2.5 किसे कहते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। तो वायुमंडल में हवा में घुले हुए वे कण जो आँखों द्वारा दिखाई नहीं देते हैं उन्हें PM 25 कहते हैं, 25 कहलाते हैं। यानी वायुमंडल में हवा में घुले हुए वे कण जो आँखों द्वारा दिखाई नहीं देते हैं PM 25 कहलाते हैं। आगे हम बात करें, अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम कब बना? तो ये बना था वर्ष 1981 में। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है अपना, भारत में मानक ध्वनि की क्षमता मानी गई है? तो ये मानी गई है 90 डेसिबल। अगला प्रश्न है, किस उर्वरक में सीसा अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यह है सिंगल सुपर फास्फेट। अगला प्रश्न है, किस उर्वरक में कैडमियम की अधिकता होती है? यह है रॉक फास्फेट। अगला प्रश्न है, डीडीटी का प्रभाव मृदा में कितने समय तक रहता है? तो यह है 10 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, अधिक जहरीले कृषि रसायनों पर किस रंग का टैग होता है? तो यह है पीला। आगे हम बात करें, मोनोक्रोटोफास की प्रतीक्षा अवधि होती है? तो इसकी जो प्रतीक्षा अवधि होती है वो होती है 10 दिन। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अपना जो अगला प्रश्न है वह फसलें नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत उपयोग कर पाती हैं? तो ये कर पाती हैं 25 से 70%। अगला प्रश्न है, भारत में उर्वरक उत्पादन कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1906 में और सबसे पहले जो उत्पादित उर्वरक था वो था सिंगल सुपर फास्फेट। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक उपयोग कौन सी पीड़कनाशियों का किया जाता है? तो इसमें है कीटनाशी। जैसे 60% जो उपयोग होता है वो कीटनाशियों का होता है। आगे हम बात करें 22वां प्रश्न, आर्गेनोफॉस्फेट समूह की कि नहीं 2 कीटनाशियों के नाम लिखिए। तो इसमें आता है फोरेट और डाईमेथोएट। अगला प्रश्न है, भारत में प्रति हेक्टेयर पीड़कनाशी खपत है? तो इसका राइट आंसर 0.6 किलोग्राम। ये तो सारे जो हो गए अपने 1 नंबर वाले प्रश्न हो गए जो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। आगे हम बात करें 1.5 नंबर वाले प्रश्न जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न, कृषि रसायन किसे कहते हैं? इनके प्रकार लिखिए। कृषि रसायन किसे कहते हैं? तो वे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग फसल उत्पादन बढ़ाने एवं सुरक्षा के लिए किया जाता है कृषि रसायन कहलाते हैं। जैसे उर्वरक, पीड़कनाशी और पादप वृद्धि नियामक। अगला प्रश्न है, पीड़कनाशी क्या है? उदाहरण लिखिए। पीड़कनाशी क्या है? तो वे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग फसल में रोग, कीट एवं खरपतवार नियंत्रण में किया जाता है पीड़कनाशी कहलाते हैं। यानी ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग फसल में रोग, कीट एवं खरपतवारों के नियंत्रण में किया जाता है पीड़कनाशी कहलाते हैं। जैसे डीडीटी,
BHC एल्ड्रिन। अगला प्रश्न है, जैविक कीटनाशक किसे कहते हैं? जैविक कीटनाशक किसे कहते हैं? तो विभिन्न जीवों जैसे कीट, फफूंद, जीवाणु, वायरस से प्राप्त उत्पाद जो फसलों, फलों एवं सब्जियों को कीटों से सुरक्षित करते हैं जैविक कीटनाशक कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे नीम, NPV और बैसिलस thuringiensis। आगे जो अगला प्रश्न है वह है पादप वृद्धि नियामक। पादप वृद्धि नियामक किसे कहा जाता है? उदाहरण लिखिए। वे कृषि रसायन जो पादप की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं पादप वृद्धि नियामक कहलाते हैं, जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्बेरेलिन और इथाइलिन। अगला प्रश्न, उर्वरकों का उपयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो पहला पॉइंट है, उर्वरकों का संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। दूसरा, आवश्यकता से अधिक उर्वरकों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को 2 या 3 भागों में देना चाहिए। चौथा, नाइट्रोजन के मंदगति उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। पाँचवां, फास्फोरस व पोटेशियम युक्त उर्वरकों को गहरी सतह में देना चाहिए। छठवां, देसी खाद, वर्मी कंपोस्ट खादों का उपयोग करना चाहिए। सातवां, हरी खाद का उपयोग करना चाहिए। आगे इसमें 6, 7, 8 और भी प्रश्न हैं जो काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो मैं इन प्रश्नों को आपको नहीं कराऊंगा, इतने ही प्रश्न मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।